नमस्कार। जरा सोचिए, एक लकीर, बस एक लाइन, कैसे किसी की जिंदगी और मौत का फैसला कर सकती है। आज हम उन लोगों की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे जिन्हें अपना घर बार सब कुछ छोड़कर भागना पड़ता है, और देखेंगे कि कैसे एक इंटरनेशनल बॉर्डर किसी के लिए सुरक्षा का दरवाजा खोल देता है तो किसी के लिए हमेशा के लिए बंद कर देता है। तो सबसे पहले एक सीधा सा सवाल, आखिर वो कौन सी एक चीज है जो ये तय करती है कि किसी को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मिलेगी और किसे नहीं? इसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो। देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते क्यों हैं। इसे हम दो बड़े हिस्सों में देख सकते हैं। एक होता है ऐच्छिक प्रवासन, मतलब अपनी मर्जी से बेहतर मौकों के लिए कहीं जाना, और दूसरा है जबरन प्रवासन, जो कि जान बचाने की एक मजबूरी है, जहां कोई दूसरा रास्ता होता ही नहीं। अब इसके पीछे दो तरह की वजहें होती हैं, पुश और पुल फैक्टर्स। पुश फैक्टर्स वो हालात हैं जो किसी को अपना घर छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं, जैसे जंग, भुखमरी या किसी भी तरह का जुल्म। और पुल फैक्टर्स वो चीजें हैं जो किसी नई जगह की तरफ खींचती हैं, जैसे वहां सुरक्षा है, अच्छे मौके हैं। जब हम जबरन प्रवासन की बात करते हैं तो पुश फैक्टर्स इतने ज्यादा हावी होते हैं कि सवाल सिर्फ जिंदा रहने का बन जाता है। अब ये जो जबरन प्रवासन है, इसके पीछे अक्सर तीन बड़ी वजह होती हैं। पहली और सबसे खतरनाक है जंग और लड़ाई, जो लोगों को हमेशा के लिए बेघर कर देती है। दूसरी वजह है कुदरती आफतें, जैसे बाढ़ या भूकंप। और तीसरी वजह थोड़ी हैरान करती है, ये हैं विकास के प्रोजेक्ट्स, जैसे बड़े बड़े बांध, ये सड़कें, जिनकी वजह से लोगों को अपनी जमीन से हटना पड़ता है। और पता है, यहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव आया है वक्त के साथ। कोल्ड वॉर से पहले लड़ाइयाँ अक्सर दो देशों के बीच होती थीं, लेकिन उसके बाद ज्यादातर संघर्ष देशों के अंदर ही होने लगे, जिन्हें हम गृह युद्ध या सिविल वॉर कहते हैं। और इसका नतीजा, देशों के अंदर ही बेघर हुए लोगों की एक बहुत बड़ी एक नई लहर पैदा हो गई। ये समस्या कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा बस इस एक आंकड़े से लग जाता है। आज दुनिया में हर 100 में से एक इंसान लड़ाई, हिंसा या मानवाधिकारों के हनन की वजह से अपने ही घर से बेघर है। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो चलिए अब बात करते हैं विस्थापित लोगों की पहली कैटेगरी की, शरणार्थी। ये वो लोग हैं जिन्हें इंटरनेशनल कानून के तहत प्रोटेक्शन दी जाती है, क्योंकि उन्होंने एक बहुत ज़रूरी काम किया है, एक इंटरनेशनल बॉर्डर पार किया है। तो कानून की नज़र में एक शरणार्थी है कौन? देखिए, 1951 के यूएन कन्वेंशन के हिसाब से शरणार्थी वो इंसान है जिसे उत्पीड़न का एक पक्का डर हो, और इस डर की वजह से वो अपने देश से बाहर हो और अपने देश से सुरक्षा ना मांग पा रहा हो। मतलब दो बातें सबसे ज़रूरी हैं, उत्पीड़न का डर और देश के बाहर होना। अच्छा, तो किसी को शरणार्थी का दर्जा मिलता कैसे है? ये एक पूरा प्रोसेस है। सबसे पहले इंसान को एक इंटरनेशनल बॉर्डर पार करना होता है। फिर वो असाइलम सीकर यानी शरण चाहने वाले के तौर पर अप्लाई करता है। इसके बाद एक कानूनी जांच होती है, जिसे रिफ्यूजी स्टेटस डिटर्मिनेशन कहते हैं, और अगर उसका दावा सही पाया गया तो उसे शरणार्थी का दर्जा और कानूनी सुरक्षा मिल जाती है। इस पूरी कानूनी सुरक्षा की जो नींव है वो है नॉन रिफुलमेंट का सिद्धांत। इसका सीधा सा मतलब यह है कि किसी भी शरणार्थी को जबरदस्ती किसी ऐसे देश में वापस नहीं भेजा जा सकता जहां उसकी जान को खतरा हो। ये इस कन्वेंशन की सबसे बड़ी और एकमात्र बाध्यकारी शर्त है। लेकिन सोचिए क्या हो अगर कोई उस बॉर्डर को पार ही ना कर पाए। यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है और हम इस पूरे मसले की असल जड़ तक पहुंचते हैं। और यहीं पर तस्वीर में आती हैं दूसरी कैटेगरी, आईडीपीज, यानी आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति। ये उन लाखों लोगों का एक छिपा हुआ संकट है जो अपने ही देश की सरहदों में फंस कर रह गए हैं और इंटरनेशनल कानूनी सुरक्षा की पहुंच से कोसों दूर हैं। तो एक आईडीपी कौन है? आईडीपी वो इंसान है जो उन्हीं वजहों से अपना घर छोड़ने पर मजबूर हुआ है जिनसे एक शरणार्थी, मतलब जंग, हिंसा, जुल्म। लेकिन फर्क सिर्फ और सिर्फ एक है, वो इंसान एक इंटरनेशनल बॉर्डर पार नहीं कर पाया है। बस यही एक लेकिन सबसे जरूरी अंतर है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। 1995 तक ही दुनिया में अपने ही देश में बेघर हुए लोगों की संख्या यानी आईडीपीज की तादाद शरणार्थियों से दोगुनी हो चुकी थी। ये एक ऐसा संकट है जो अक्सर हमारी नजरों से दूर रहता है क्योंकि ये सब कुछ देशों के अंदर हो रहा होता है।
अब आते हैं उस सबसे जरूरी मुद्दे पर जिसे ग्रेट प्रोटेक्शन गैप कहा जाता है। यहां हम समझेंगे कि कैसे एक बॉर्डर लाइन दो तरह के बेघर लोगों के लिए दो बिल्कुल अलग दुनिया बना देती है। यहाँ पर फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। शरणार्थी अपने देश के बाहर होते हैं और उन्हें 1951 के कन्वेंशन के तहत कानूनी सुरक्षा मिलती है, जिसकी जवाबदेही पूरी दुनिया की होती है। दूसरी तरफ आईडीपीज अपने ही देश के अंदर होते हैं, जहां उन पर देश के कानून लागू होते हैं। उनकी सुरक्षा के लिए सिर्फ कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं जो कानूनी तौर पर जरूरी नहीं हैं, और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उसी सरकार की होती है जो शायद खुद उनके इस हाल के लिए जिम्मेदार हो। और यही बात आईडीपीज की सबसे बड़ी मुश्किल बन जाती है। जैसा कि ये लाइन कहती है, विडंबना यह है कि जिन सरकारों पर आईडीपीज की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है वे अक्सर खुद ही उस संघर्ष का हिस्सा होती हैं। मतलब जिनके हाथों में सुरक्षा की जिम्मेदारी है वही मुसीबत की जड़ है। तो सवाल उठता है कि इसका हल क्या है? देखिए, ये मुद्दा सिर्फ परिभाषाओं का नहीं है, बल्कि ये एक साझा, एक ग्लोबल जिम्मेदारी है। हमें इन परिभाषाओं से आगे बढ़कर पक्के समाधान खोजने होंगे। तो आगे का रास्ता क्या हो सकता है? इसके लिए कई लेवल पर काम करने की जरूरत है। पहला कदम, स्थानीय स्तर पर संघर्षों की असली वजहों को खत्म किया जाए। दूसरा, रीजनल लेवल पर पड़ोसी देश मिलकर समाधान खोजें। और तीसरा और सबसे जरूरी, ग्लोबल लेवल पर मानवाधिकारों के सिद्धांतों को हर कीमत पर बनाए रखा जाए। तो आखिर में बस एक सवाल रह जाता है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। अगर मानवाधिकार सबके लिए बराबर हैं, तो क्या किसी की सुरक्षा इस बात पर निर्भर होनी चाहिए कि वो एक नक्शे पर खींची लकीर के किस तरह? तो चलिए आज बात करते हैं नागरिकता की, अपनेपन की और उन हैरान करने वाले तरीकों की जिनसे समाज के सबसे किनारे खड़े लोग भी अपने हक की आवाज उठाते हैं। चलिए शुरुआत एक ऐसे आंकड़े से करते हैं जो सोचने पर मजबूर कर देता है। 21वीं सदी की शुरुआत में दुनिया का हर 100वां इंसान विस्थापित है, मतलब उसे अपना घर छोड़ना पड़ा है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसके पीछे लाखों कहानियां हैं, उजड़े हुए घर हैं। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले जानेंगे कि आखिर शरणार्थी होता कौन है। फिर देखेंगे कि नागरिकता की ये जो सीमाएं हैं ये कैसे बनती हैं। इसके बाद हम भारत के अनोखे केस को समझेंगे और आखिर में हम ये देखेंगे कि कैसे शरणार्थी कैंप जैसी जगहों पर भी लोग अपनेपन का एक नया मतलब गढ़ रहे हैं। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, अपनी मर्जी से बेहतर भविष्य के लिए कहीं और जाना और मजबूरी में अपना घर-बार छोड़कर भागना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, इस फर्क को पुल और पुश फैक्टर से समझा जा सकता है। पुल फैक्टर्स मतलब खिंचाव, जैसे बेहतर नौकरी, अच्छी पढ़ाई, ये चीजें लोगों को अपनी तरफ खींचती हैं। लेकिन पुश फैक्टर्स मतलब धक्का, जैसे जंग, हिंसा या किसी तरह का जुल्म, ये लोगों को घर छोड़ने पर धकेल देते हैं, मजबूर कर देते हैं। यहां पसंद का कोई सवाल ही नहीं है, सवाल सिर्फ जान बचाने का है। तो फिर कानून की नजर में शरणार्थी है कौन है? देखिए, 1951 के यूएन कन्वेंशन के हिसाब से शरणार्थी वो इंसान है जिसे उत्पीड़न का एक पुख्ता डर हो, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं वेल फाउंडेड फियर। ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, बल्कि एक असली खतरा है। और ये डर इतना बड़ा है कि वो इंसान अपने ही देश से मदद की उम्मीद नहीं रख सकता। यही वो कानूनी परिभाषा है जो किसी को शरणार्थी बनाती। और यहीं से बात आती है नागरिकता की, मतलब वो लकीर जिससे कोई भी देश तय करता है कि कौन अपना है और कौन बाहरी। आज के जमाने का हर देश बाउंडेड सिटीजनशिप के आइडिया पे बना है। इसे ऐसे समझिए कि हर देश एक क्लब की तरह है जिसकी एक तय बाउंड्री है। जो इस बाउंड्री के अंदर हैं वो नागरिक हैं और जो बाहर वो विदेशी या एलियन हैं। और यही बाउंड्री तय करती है कि अधिकार किसे मिलेंगे और किसे नहीं। तो ये फर्क कितना बड़ा है। एक तरफ है नागरिक जिसके पास अधिकार हैं, समाज में एक जगह है, एक राजनीतिक आवाज है। और दूसरी तरफ है गैर नागरिक जिसे पराया समझा जाता है, बाहर रखा जाता है और कभी कभी तो एक ऐसी स्थिति में धकेल दिया जाता है जिसे बेयर लाइफ या नग्न जीवन कहते हैं। एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं जियोर्जियो अगेम्बिन। वो इस स्थिति को स्टेट ऑफ एक्सेप्शन कहते हैं, मतलब एक ऐसी जगह या हालत जहां देश के आम कानून सस्पेंड कर दिए जाते हैं, लागू ही नहीं होते। ये एक तरह का कानूनी वैक्यूम है जहां सरकार नियमों से परे जाकर काम कर सकती है। और इसी स्टेट ऑफ एक्सेप्शन का नतीजा है बेयर लाइफ। ये वो हालत है जब किसी इंसान से उसके सारे राजनीतिक अधिकार छीन लिए जाते हैं। वो सिर्फ एक जीता जागता शरीर रह जाता है।
मतलब वो जिंदा तो है, पर एक नागरिक के तौर पर उसकी कोई पहचान नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई कानूनी सुरक्षा नहीं। तो अब इस पूरी कहानी में भारत कहाँ फिट होता है? भारत का मामला बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि यहाँ शरणार्थियों को लेकर एक तरह का विरोधाभास देखने को मिलता है। देखिए, एक तरफ तो भारत दशकों से शरणार्थियों के लिए एक बहुत बड़ा मेजबान देश रहा है। तिब्बत से आए लोग हों, बांग्लादेश से आए चकमा समुदाय के लोग, या फिर श्रीलंका से आए तमिल, भारत ने हमेशा बड़ी संख्या में लोगों को पनाह दी है। लेकिन मजे की बात यह है कि इतनी बड़ी मेजबानी के बावजूद भारत ने कभी 1951 के अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी समझौते पर साइन नहीं किया। क्यों? इसकी कुछ वजहें हैं। जैसे भारत का मानना था कि ये कानून यूरोप को ध्यान में रखकर बनाया गया है और इसमें देशों के बीच शरणार्थियों का बोझ बांटने का कोई साफ साफ नियम नहीं है। और यहीं कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। भले ही भारत ने उस अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर साइन नहीं किया, लेकिन भारत का अपना संविधान कुछ ऐसे बुनियादी अधिकार देता है जो कमाल के हैं, जैसे आर्टिकल 14 यानी कानून के सामने सब बराबर हैं, और आर्टिकल 21 यानी जीने का अधिकार। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये अधिकार सिर्फ नागरिकों के लिए नहीं है, ये भारत की जमीन पर मौजूद हर इंसान पर लागू होते हैं, चाहे वो नागरिक हो या ना हो। चलिए अब जरा इन कानूनी बातों से निकलकर जमीनी हकीकत पर आते हैं और बात करते हैं शरणार्थी कैंप्स की। हमारे दिमाग में जो कैंप की एक तस्वीर बनी हुई है, उसे थोड़ा बदलने का वक्त आ गया है। आमतौर पर हम कैंप्स के बारे में क्या सोचते हैं? यही कि ये ऐसी जगह हैं जहां लोगों को बस रखा गया है, समाज से अलग थलग, दुनिया की राजनीति से दूर, एक ऐसी जगह जहां लोग बेबस हैं और बस मदद का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन नसरीन चौधरी जैसे स्कॉलर्स का कहना है कि यह सोच अब पुरानी हो चुकी है। वो कहते हैं कि कैंप अब सिर्फ बेबसी की जगह नहीं रहे, बल्कि ये एक पॉलिटिकल स्पेस, एक राजनीतिक जगह बन चुके हैं। यहां शरणार्थी अब सिर्फ विक्टिम नहीं हैं, बल्कि अपने हक और अपनेपन के लिए लड़ने वाले एक्टर्स हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये होता कैसे है? एक बेबस इंसान जिसे हर अधिकार से वंचित कर दिया गया है, वो अचानक एक पॉलिटिकल एक्टर कैसे बन जाता है? हमारा आखिरी हिस्सा इसी प्रोसेस को समझाता है। देखिए, ये बदलाव अचानक नहीं आता, ये धीरे धीरे होता है। सरकार कुछ बेसिक सुविधाएं देती है, जैसे राशन, पेंशन या बच्चों की पढ़ाई के लिए मदद। अब इन सुविधाओं को पाने के लिए शरणार्थियों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, अधिकारियों से बात करनी पड़ती है, और यही रोजमर्रा की बातचीत, यही छोटे छोटे काम उस कैंप को एक राजनीतिक अखाड़े में बदल देते हैं। अब वो सिर्फ मदद मांगने वाले नहीं, बल्कि दावा करने वाले बन जाते हैं, अपनी मौजूदगी दर्ज कराने लगते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण तमिलनाडु के कैंप्स में रह रहे श्रीलंकाई शरणार्थी हैं। वो इन्हीं सरकारी योजनाओं के बहाने अधिकारियों से मिलते हैं, बात करते हैं, और इसी प्रोसेस के जरिए वो उस बेयर लाइफ वाली छवि को चुनौती दे रहे हैं। वो ये साबित कर रहे हैं कि वो सिर्फ जिंदा शरीर नहीं, बल्कि सोचने, समझने और अपने अधिकार मांगने वाले इंसान हैं। और अब तो एक पूरी नई पीढ़ी सामने आ रही है, जो इन्हीं कैंपों में पली बड़ी, पढ़ी लिखी और आज डॉक्टर, वकील, प्रोफेशनल बन चुकी है। ये पीढ़ी इस लड़ाई को एक नए लेवल पर ले जा रही है। वो भारत में कहीं भी काम करने का अधिकार मांग रही है, अपनी स्किल्स की पहचान मांग रही है। उनकी मांग अब सिर्फ जिंदा रहने की नहीं, बल्कि एक सम्मान के साथ जीने की है। तो इससे हमें क्या समझ आता है? यही कि अपनेपन का एहसास सिर्फ ऊपर से नहीं मिलता, कोई कानून या सरकार उसे देती नहीं है। इसे नीचे से बनाया जाता है, गाढ़ा जाता है, अपने कामों से, अपने दावों से। समाज के सबसे किनारे खड़े होकर भी अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाना, यही अपनेपन को बनाने का सबसे ताकतवर तरीका है। और ये सब हमें एक आखिरी और बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर वो लोग जिनके पास कोई ऑफिशियल स्टेटस नहीं है, एक बेबसी की जगह को राजनीतिक अपनेपन की जगह में बदल सकते हैं, तो फिर अधिकारों का असली सोर्स क्या है? क्या वो कागजों में लिखा कोई कानून है, या फिर इंसान का अपनी गरिमा के लिए लड़ने का जज्बा?